जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 9 AM और 9 PM पर लाइव कुछ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम एक टाइम और क्विज करा सकते हैं। उसके लिए नया टाइम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें, या तो आप 1 PM पे या फिर 4 PM पर, या टाइम बताइए कि इनमें से कौन सा समय उचित रहे उनका। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन की रहती है, क्योंकि बार बार जो है इन थिंकर या सिद्धांतकारों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यांत्रिक समाज में जो महत्व सामूहिक चेतना का होता है, वही महत्व सावयवी समाज में नैतिकता का होता है, ऐसा कथन है। तो यह दुर्खीम का मानना है कि यांत्रिक समाज में जो महत्व सामूहिक चेतना का होता है, वही महत्व सावयवी समाज या आधुनिक समाज में नैतिकता का होता है। अगला है, आधुनिक समाज का मुक्तिदाता विवेक या बुद्धिसंगत विचारधारा है। यह विचारधारा ही आधुनिक अधिकारी तंत्र जैसे संगठन को देती है। तो यह कथन संबंधित है, यह मैक्स वेबर से संबंधित है कि आधुनिक समाज का मुक्तिदाता कौन है? विवेक या बुद्धिसंगत विचारधारा, जिसके माध्यम से आधुनिक अधिकारी तंत्र अर्थात नौकरशाही की इन्होंने जब बात कही है, कहा कि उस जैसे संगठन हमें आधुनिक समाज में देखने को मिलते हैं। अगला है, आधुनिकता के 4 आयाम बताए हैं: पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासन शक्ति और सैनिक शक्ति। तो आधुनिकता के 4 आयामों की चर्चा एंथनी गिडिंग्स करते हैं। इन्होंने पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासन शक्ति और सैनिक शक्ति की चर्चा की है, और यह क्वेश्चन जो है PYQ UGC नेट में पूछा गया है। अगला है, किसने वैश्वीकरण को दुनिया भर के लोगों के साथ संबंध का तीव्रीकरण कहा है? तो गिडिंग्स हैं, जिन्होंने कहा कि टाइम एंड स्पेस की बात इन्होंने की है, टाइम एजेंसी की बात की है, समय और स्थान की बात की है। तो इन्होंने कहा कि जब वैश्वीकरण होता है, वह लोगों के संबंधों का तीव्रीकरण हो गया है। आज व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह, जैसे फेसबुक हो गया, अन्य सिस्टम हो गए, उसके माध्यम से विदेशों में भी संबंध स्थापित कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक जो है एंथनी गिडिंग्स की है, जो 1984 में आई है। अगला है, वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण के इन आयामों की चर्चा किसने की है? राष्ट्र एवं राज्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वैश्विक विश्व सैनिक शक्ति, अंतरराष्ट्रीय समविभाजन। तो यह एंथनी गिडिंग्स हैं, जिन्होंने 4 आयामों की बात की है वैश्वीकरण के: राष्ट्रीय राज्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विश्व सैनिक शक्ति, अंतरराष्ट्रीय समविभाजन। अगला है, पीपल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जातियों की संख्या 4000 से ऊपर हो गई है। तो KS सिंह का मानना है, जिन्होंने 4635 जातियों की बात की है, जिसमें इन्होंने 461 शेड्यूल्ड ट्राइब जातियों की भी चर्चा की। पीपुल ऑफ इंडिया में भारत में 91 सांस्कृतिक क्षेत्रों की चर्चा की है। तो KS सिंह ने ही पीपुल ऑफ इंडिया में भारत के 91 क्षेत्रों की चर्चा, सांस्कृतिक क्षेत्रों की चर्चा की है। अगला है, भारतीय समाज के 4 बड़े लक्षण: सोपानिक, एकीकृत, निरंतरता तथा अनुभवातीतता की चर्चा की है। तो योगेंद्र सिंह है, जिन्होंने भारतीय समाज के 4 लक्षणों की चर्चा की है: सोपानिकता, एकीकृत, निरंतरता तथा अनुभवातीतता। अगला है, हिंदुओं के लिए अंतोगत्वा इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है। इस्लाम के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निर्णायक नहीं है। मार्क्सवादियों के लिए सब कुछ है। किसने कहा है? तो विल्फ्रेड केटवेल का मानना है कि हिंदू होते हैं, उनके लिए अंतोगत्वा इतिहास का महत्व नहीं है।
इस्लाम के लिए भी इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मार्क्सवादी इसे सब कुछ मानते हैं, इतिहास को सब कुछ मानते हैं। अगला है परंपरा एवं आधुनिकता के विवाद की शुरुआत की है। तो परंपरा एवं आधुनिकता के विवाद की जो शुरुआत करते हैं वह डीपी मुखर्जी करते हैं। अगला है आधुनिकता की एक खोटी या अभिनयपूर्ण अवधारणा कहते हैं। तो आधुनिकता को एक खोटी पूर्ण या अभिनयपूर्ण अवधारणा मानते हैं डीपी मुखर्जी। अगला है भारत में बौद्धिक एवं कलात्मक उपलब्धियां किसी भी तरह से पश्चिम की तुलना में कमजोर नहीं है। इन परंपराओं में वेदांत, पश्चिम उदारवाद और मार्क्सवाद का संश्लेषण है। तो ऐसा मानना है डीपी मुखर्जी का कि भारत की जो बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियां रही हैं इतिहास में, वह पश्चिम की तुलना में कम नहीं है। और जो परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं, उसमें वेदांत, पश्चिम उदारवाद, मार्क्सवाद सबका मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अगला है पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस, डीपी मुखर्जी की पुस्तक है जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी 1932 में डीपी मुखर्जी की प्रकाशित पुस्तक है। अगला है हमें अतीत अर्थात परंपराओं को वर्तमान के संदर्भ में समझना चाहिए। वर्तमान के अतीत के वर्तमान को अतीत के संदर्भ में समझना चाहिए। ऐसा यह कथन किसका है? किसने कहा कि परंपराओं को वर्तमान के संदर्भ में समझना चाहिए और वर्तमान को परंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए? तो ऐसा डीएन मजूमदार का कथन है। अगला है किसी भी संस्कृति की ताकत उसकी परंपराएं हैं। तो मजूमदार का मानना है किसी भी संस्कृति की ताकत उसकी परंपराएं हैं, और इन्होंने सांस्कृतिक तत्वों का सबसे पहले बात किया है, मजूमदार ने। अगला है हमारी संस्कृति के इतिहास में परंपराएं हमेशा आधुनिकता के साथ अनुकूलन करती आई हैं। तो ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा डीएन मजूमदार मानते हैं कि हमारी संस्कृति के इतिहास में परंपराएं हमेशा आधुनिकता के साथ अनुकूलन करती आई हैं, और यह जो धारणा है यह संस्कृति की ऐतिहासिक विकास धारणा से संबंधित है। तो अगला है श्रीनिवास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज और सभ्यता को एक छोटी दुनिया माइक्रोस्कोप के रूप में समझने का प्रयास किया है। अर्थात भारतीय समाज के क्षेत्रीय अध्ययन का जो प्रयास किया था वह एम एन श्रीनिवास ने सर्वप्रथम किया था। अगला है सोसाइटी इन इंडिया, कई बार पूछी गई पुस्तक है, डेविड मेंडलबॉम की। अगला है विवाह को एक उत्पीड़क एवं दमनकारी संस्था मानते हुए लिंग असमानता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा है। तो एल एम पड़ी, एम बैरेट और मैक इंटोस एल निकोलस हैं जिनसे संबंधित यह कथन है। इन्होंने विवाह को एक उत्पीड़क और दमनकारी संस्था माना है और कहा कि इसे लिंग असमानता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा है। पोस्ट मॉडर्न फैमिली जो पुस्तक है वह सोटर से संबंधित है। तो यह पति पत्नी का एक केंद्र है जो संबंधियों के जाल से घिरा हुआ है। तो विवाह के संबंध में यह विचार देते हैं चार्ल्स विनिक कि यह विवाह जो है पति पत्नी का एक केंद्र है जो संबंधियों के जाल से घिरा हुआ है, चार्ल्स विनिक। अगला है किसके अनुसार परंपराएं वे हैं जिनका लोक जीवन के साथ धर्मनिरपेक्ष संबंध है। तो परंपराओं के संदर्भ में ए.आर. देसाई का मानना है, उन्होंने अपनी मार्क्सवादी व्याख्या के संदर्भ में कहा है कि परंपराएं वे हैं जिनका लोक जीवन के साथ धर्मनिरपेक्ष का संबंध है। अगला है अस्थाई भूमि व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया है। किसी भी समाज की व्याख्या भाषा, प्रतीक और वैचारिकी के द्वारा सरलता से की जा सकती है। तो यह जो कथन है
बर्जर तथा लकमैन है। इन्होंने कहा किसी भी समाज की व्याख्या करना है तो उसकी भाषा, प्रतीक और वैचारिकी के द्वारा सरलता से की जा सकती है। अगला है, भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध स्तरीकरण व्यवस्था से परिचालित होता है। तो ड्यूमो का मानना है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध स्तरीकरण व्यवस्था से परिचालित होता है। अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस में यह व्याख्या इन्होंने दी है। अगला है, भारत की वैचारिकी दुनिया की वैचारिकी से जुदा है। भारत में एकीकरण या संघ की भावना प्रधान है, जबकि विदेशों में व्यक्तिवाद प्रमुख है। तो ड्यूमो का मानना है कि भारत में एकीकरण की भावना पाई जाती है, संघ की भावना पाई जाती है, जबकि विदेशों में व्यक्तिवादता प्रमुख रूप से देखा जाता है। अगला है, भारतीय परंपरा आधुनिकीकरण के मूल्यों और प्रक्रियाओं के साथ अनुकूलन कर लेती है। तो मिल्टन सिंगर का कथन है कि भारतीय परंपराएं आधुनिकीकरण के मूल्य जो हैं और उनकी प्रक्रियाएं हैं उनके साथ अनुकूलन कर लेती हैं। अगला है, समाज की दशाओं के अनुसार परंपरा की परिभाषा और अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आधुनिकता के संदर्भ में कहा, जैसे जैसे समाज की दशा बदलती जाएगी वैसे वैसे परंपरा की भी परिभाषा और अर्थ बदलते जाएंगे, ऐसा योगेंद्र सिंह का मानना है। अगला है, डीपी मुखर्जी मार्क्सवाद की एक अध्ययन विधि मानते हैं, राजनैतिक वैचारिकी नहीं मानते हैं। तो डीपी मुखर्जी हैं जिन्होंने मार्क्सवाद को एक अध्ययन विधि माना है, न कि विचारधारा माना है। अगला है, देसाई ने परंपरा को भारतीय समाज के विश्लेषण में कोई स्थान नहीं देते हैं। उनका मुख्य उपागम मार्क्सवादी विधि, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो परंपरा की चर्चा जो है AR देसाई नहीं करते हैं। उन्होंने मार्क्सवादी विधि से ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। अगला है, इंडियन सोशियोलॉजी जो पुस्तक है 1986 में योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को उपनिवेशवाद तथा आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को उपनिवेशवाद तथा आधुनिकीकरण के संदर्भ में बिपिन चंद्रा देखते हैं। अगला है, कृषि उत्पादन की परंपरागत रीतियों का स्थान यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण ने ले लिया है, और इसी उपलब्धि के साथ वे कहते हैं कि जाति तथा परिवार की परंपराओं में भारी परिवर्तन आ गया है। तो अपने तंजौर जिले के तमिलनाडु के तंजौर जिले का अध्ययन में कैथलीन गप ने कहा है कि कृषि उत्पाद की जो परंपरागत रीतियां हैं, जैसे हल से खेती करना, उसके स्थान पे यंत्रीकरण अर्थात ट्रैक्टर और मशीनों का प्रयोग होने लगा है, और इसी उपलब्धि के साथ साथ जो जाति और परिवार जैसी संस्थाएं थीं उनमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अगला है, घुरिये के लिए परंपरा एक प्रक्रिया न होकर स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक विधि है। तो घुरिये ने परंपरा को एक प्रक्रिया न मानकर एक खोज विधि माना है। अगला है, एशिया के लगभग सभी देश राष्ट्र निर्माण में आधुनिकता को अपना लक्ष्य समझते हैं। इसका मतलब इन देशों में प्रजातंत्र की स्थापना करना, उद्योग को बढ़ावा देना तथा पूंजीपतिवादी पद्धतियों का विकास करना है, और राष्ट्रीय नेताओं की नीति बन गई है। जो भी राष्ट्रीय नेता है वह आधुनिकीकरण लाना चाहते हैं, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं देना चाहते हैं। यह किसका मानना है? तो यह गुरनार मिंडल ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए बताया है। अगला है, जहाँ जहाँ आधुनिकता पहुँची है वहाँ वहाँ परंपराएं समाप्त हो गई हैं या कमज़ोर हो गई हैं। तो यह कथन डेनियल लर्नर से संबंधित है कि जहाँ जहाँ आधुनिकताएं पहुँची है वहाँ वहाँ परंपराएं समाप्त हो गई या कमज़ोर हो गई है। अगला पॉइंट है, परिवर्तन का सहेतुक सिद्धांत टेलिक थियरी किसने दिया है? तो लेस्टर एफ वार्ड ने सहेतुक सिद्धांत या टेलिक थियरी दिया है। तो यह अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तकनीकी निर्धारणवादी, तो तकनीकी निर्धारणवाद की अवधारणा के संदर्भ में थर्स्टिन वेबलन, आगबर्न, मैकाइबर पेज और मार्क्स सभी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं।
अकबर ने अपना सांस्कृतिक विलंबना इसी के साथ जोड़कर देखते हैं। मैकाइवर और पेज प्रौद्योगिकी विलंबना के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तन के संदर्भ में ही तकनीकी निर्धारणवादी के रूप में मार्क्स को देखा जाता है। अगला है विचारात्मक निर्धारणवादी। तो वैचारिकी निर्धारणवादी माना जाता है मैक्स वेबर को। भौगोलिक निर्धारणवादी हंटिंगटन और दुर्खीम को माना जाता है। राजनैतिक निर्धारणवादी के रूप में विल्फ्रेडो पैरेटो को देखा जाता है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी के रूप में पी.ए. सोरोकिन को देखा जाता है। छत्रीकरण की जो अवधारणा दी है वह डेविड पोकॉक, मिल्टन सिंगर और सुरजीत सिन्हा ने छत्रीकरण शब्द या अवधारणा का प्रयोग किया है। पुनर्निर्माण सिद्धांत की बात करते हैं तो पुनर्निर्माण सिद्धांत की बात करते हैं रिविटलाइजेशन थियरी जो है वालिस से संबंधित है। अगला है परंपराएं वे हैं जिनका लोक जीवन के साथ धर्मनिरपेक्ष संबंध होता है। तो ये यार देसाई का मानना है। अगला है भारतीय परंपराओं की जाति व्यवस्था का अध्ययन परंपराओं के संदर्भ में के बिना नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा मदन का मानना है कि भारतीय संरचनाओं की जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो हमें परंपराओं के संदर्भ में किया ही जा सकता है, बिना परंपराओं की जाति व्यवस्था की अध्ययन नहीं किया जा सकता। मदान। अगला है किसानों का अध्ययन उत्पादन संबंधों के संदर्भ में किसने प्रस्तुत किया है। तो गेल ओमेट हैं जिन्होंने किसानों का अध्ययन उत्पादन के संदर्भ में किया है। वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था से ही होती है। तो गैल ओमेट का एक कथन है कि वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था में ही होती है। तो आज की वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।